India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एनजीटी में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा, स्मोक टावरों का उपयोग कोई व्यवहारिक समाधान नहीं, पूरी दिल्ली के लिए 40,000 स्मोक टावरों की जरूरत। सर्जरी के 12 साल बाद शरीर के अंदर नट और बोल्ट मिलने पर महिला को मिला मुआवजा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गलत सर्जरी के लिए क्लिनिक को 13 करोड़ 77 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश। तमिलनाडु के 48 मंदिरों में दान पेटियां खोलने की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर होगी। मद्रास सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा, दान पेटियों से चोरी का है मामला। India Legal presents Courts Roundup. इधर एनजीटी में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि दिल्ली के स्मोक टावर अप्रभावी हैं। दिल्ली प्रदूषण से निपटने के लिए 40,000 टावरों की जरूरत होगी। प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एनजीटी से कहा कि डीपीसीसी ने बॉम्बे और दिल्ली में आईआईटी के रिपोर्ट्स के परिणामों को स्वीकार और वायु प्रदूषण नियंत्रण के बारे में तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए पहले से खड़े टावरों को संग्रहालय के रूप में उपयोग का सुझाव दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति या डीपीसीसी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मोक टावरों का उपयोग कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। डीपीसीसी ने बॉम्बे और दिल्ली में आईआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 100 मीटर के दायरे में एक स्मोक टावर केवल 17% तक प्रदूषण कम कर सकता है। एनजीटी ने कहा कि पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए लगभग 40,000 ऐसे टावरों की आवश्यकता होगी। इन निष्कर्षों को देखते हुए समिति ने आईआईटी के अध्ययन के परिणामों को स्वीकार करने और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए पहले से खड़े टावरों को संग्रहालय के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है। डीपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है, यदि 100 मीटर के दायरे में 17% की कमी को अनुकूल माना जाए तो दिल्ली को अपने भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए 40,000 से अधिक ऐसे टावरों की आवश्यकता है। ये एक व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता है और प्रयोग के परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। पहले से ही स्थापित स्मोक टावर का उपयोग संग्रहालय के रूप में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए किया जा सकता है। ये बयान राजधानी शहर में वायु प्रदूषण पर दिल्ली में एनजीटी की प्रधान पीठ द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही के जवाब में दायर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में दिया गया था। अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल की एक समिति इस मामले की सुनवाई कर रही है, जो दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर समाचार रिपोर्टों के मद्देनजर शुरू की गई थी। एक समाचार रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कनॉट प्लेस और आनंद विहार में स्थापित 2 स्मोक टावरों में से आनंद विहार में एक चालू नहीं था। डीपीसीसी ने कहा कि दोनों स्मोक टावर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए 2 साल के अध्ययन से संकेत मिलता है। डीपीसीसी ने कहा कि इसके बावजूद 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आनंद विहार में टावर चालू कर दिया गया।
रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक टावर की पूंजीगत लागत 25 करोड़ है, जिसकी आवर्ती लागत 10 लाख से 15 लाख प्रति माह है। इसीलिए डीपीसीसी ने निष्कर्ष निकाला है कि स्मोक टावरों का उपयोग उचित नहीं है। डीपीसीसी ने कहा कि दोनों टावर प्रयोग के लिए थे और प्रयोग के नतीजे सार्वजनिक धन की भारी खर्च करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC ने हाल ही में पौंडीचेरी के एक क्लिनिक में सर्जरी के 12 साल बाद अपने शरीर के अंदर नट और बोल्ट की खोज करने वाली महिला को 13,77,000 का मुआवजा देने के फैसले को बरकरार रखा है। NCDRC के पीठासीन सदस्य सुदीप अहलूवालिया और सदस्य जे राजेंद्र ने राज्य आयोग के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि महिला उचित मुआवजे की हकदार है। आयोग ने कहा कि क्लिनिक की कमी और लापरवाही के कारण उसे परेशानी और पीड़ा का सामना करना पड़ा। 1991 में अपनी सर्जरी के बाद शिकायतकर्ता को चक्कर आना, कपकपी लगाकर सिर दर्द, पेट दर्द जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। विभिन्न डॉक्टर्स से परामर्श करने और विभिन्न उपचारों की कोशिश करने के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उसके अंदर छोड़ी गई विदेशी वस्तुएं अज्ञात रहीं। 2003 में एक अन्य सर्जरी के दौरान ये पता चला कि पिछले ऑपरेशन के दौरान उसके अंदर एक नट और बोल्ट छोड़ दिया गया था। उसने पहले क्लिनिक की ओर से लापरवाही का दावा किया, जिसने पिछले 12 वर्षों में उसके दर्द और पीड़ा के लिए मुफ्त ऑपरेशन और 50,000 की पेशकश की थी। और ये पाते हुए कि सर्जरी शिकायतकर्ता की पीड़ा और विदेशी वस्तुओं को हटाना निर्णायक रूप से स्थापित हो गया है, NCDRC ने राज्य आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि चिकित्सीय लापरवाही होने पर पीड़ित क्या कर सकता है, वो कहां शिकायत करे, कैसे मुआवजा मांगे। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर चिकित्सीय लापरवाही पर ज्यादा आपको जानकारी देंगे। रिपोर्ट देखिए। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने हाल ही में एक महिला के 13,77,000 रुपीस की कॉम्पेंसेशन को मंजूरी दी। उस महिला के 12 साल पुरानी सर्जरी के दौरान डॉक्टर की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से महिला की बॉडी में नट्स और बोल्ट्स रह गए थे। इसकी वजह से कंप्लेनेंट को सालों तक हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े। 2003 में एक सर्जरी में उनकी बॉडी में नट्स एंड बोल्ट्स रिवील हुए। क्लिनिक के पहले ऑफर के बावजूद वो अपनी 84 लाख की डिमांड पर अड़ी रही और उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करी। स्टेट कमीशन ने इसे पार्शियली अलाउ करा और क्लिनिक को 13,77,000 पे करने का आदेश दिया। उस महिला की मेंटल परेशानी और फाइनेंशियल लॉस को ध्यान रखते हुए NCDRC ने इस डिसीजन को मंजूरी दी। ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस विक्टिम के लीगल ऑप्शन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हाईलाइट करता है। विक्टिम्स कंज्यूमर फॉर्म्स के पास जा सकते हैं और सबूत दिखाकर अपना राइट पा सकते हैं। इधर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश करने से पहले न्यायमूर्ति L विक्टोरिया गौरी से संबंधित सभी सामग्रियों की सावधानी पूर्वक जांच की। CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए पेश होने या समर्थन करने वाली वकील उसे जजशिप से अक्षम नहीं रहती है। CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि वकील अपने करियर में विभिन्न वर्गों के क्लाइंट के लिए उपस्थित होते हैं। वकील अपने मुवक्किल नहीं चुनते। वास्तव में ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक वकील के रूप में जो कोई भी कानूनी सहायता की तलाश में आपके पास आता है उसके लिए उपस्थित होना आपका कर्तव्य है। ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर को अपने क्लिनिक में आने वाले किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करनी होती है। आप ये नहीं मानते कि आपके पास आने वाले लोगों में अपराध बोध की कमी है। इस संबंध में उन्होंने जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के मामले पर भी प्रकाश डाला। CJI ने कहा, हमारे सबसे महान न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जिन्होंने कुछ बेहतरीन फैसले दिए, उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक थी। जब वो एक वकील थी तब न्यायमूर्ति गौरी की भारतीय जनता पार्टी से कथित संबद्धता के कारण उनकी पदोन्नति विवादों में घिर गई थी। कथित तौर पर गौरी से संबंधित एक
असत्यापित ट्विटर अकाउंट ने अपने बायो में दावा किया कि वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव थी। प्रासंगिक रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ उनकी टिप्पणियां जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उन्होंने भी तूफान खड़ा कर दिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ 21 अक्टूबर को सेंटर फॉर लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल में बोल रहे थे। The process of appointing judges is therefore a fairly complicated process involving different layers of the federal system, the states, the union, the governments in the states, the government in the Union of India, investigative agencies such as the Intelligence Bureau, which do a background check on the antecedents of an individual. So this is a very broad-based collaborative process which is going on, where no one arm of the state has a decisive role to play. And just to give you one example, one of our greatest judges, Justice Krishna Iyer, who came out with some of the finest judgments, had a political background. My own experience has been that judges who have appeared for a cross-section of diverse political views across the spectrum have turned out to be amazing judges. So I'm not sure whether we should be cold calling an individual merely for the views which they may have held as lawyers, because I do believe that there is something in our profession of judging that once you assume judicial office, whether it's peer training, the training which you undergo as judges, your experience as judges, there's something about this office which makes you dispassionate, or which at least ought to make you dispassionate in terms of the work which you do, your interface with colleagues, your interface with the bar. And particularly in a society like ours, which is an open society, wedded to democratic ideals, the bar and the pressure of public opinion, the press, the media, these are very important counterweights which ensure that judges are true to the oath and perform in accordance with the Constitution. Because every part of the work which we do as judges is being constantly evaluated and re-evaluated by civil society, by the media. And I think that's an important aspect of ensuring that judges work in terms of their constitutional mandate. इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद के पास एक पार्क पर कब्जा करने में विफलता के लिए दिल्ली नगर निगम या एमसीडी को फटकार लगाई, और जो कथित तौर पर जामा मस्जिद अधिकारियों के अवैध कब्जे में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने एमसीडी को पार्कों पर कब्जा लेने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। अगर किसी पुलिस सहायता की आवश्यकता हो तो दिल्ली पुलिस को एमसीडी अधिकारियों की सहायता करने का भी निर्देश दिया गया है। 4 सप्ताह में कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया गया है। पीठ जामा मस्जिद के आसपास के पार्कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एमसीडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में जामा मस्जिद के आसपास पार्कों के एक सेट का कब्जा एमसीडी को सौंप दिया था। ये कहा गया था कि जबकि अन्य सभी पार्कों का भौतिक कब्जा एमसीडी के पास था, उन्हें नॉर्थ पार्क और साउथ पार्क में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। वकील ने कहा कि हाल ही में उन्हें साउथ पार्क में प्रवेश की अनुमति दी गई थी और उक्त पार्क का रखरखाव अब एमसीडी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि नॉर्थ पार्क पर अभी भी ताला लगा हुआ है और ये जामा मस्जिद अधिकारियों के कब्जे में है। कोर्ट को सूचित किया गया। बताया गया कि नॉर्थ पार्क में एक वुजू खाना भी है। खंडपीठ ने स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक पार्कों के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि एमसीडी जैसा वैधानिक प्राधिकरण सार्वजनिक पार्कों पर कब्जा नहीं खो सकता है और प्राधिकरण इन पार्कों को सार्वजनिक ट्रस्ट में रखता है। इधर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 आरोपियों की ईडी हिरासत बढ़ाने की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने जिशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी की हिरासत और 5 दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि डायरी में 6 करोड़ के कैश ट्रांजैक्शंस की बात लिखी हुई है। वहीं जिशान के मोबाइल से 36 करोड़ के एग्रीमेंट के बारे में पता चला है। जांच को एक नतीजे तक पहुंचाने के लिए तीनों आरोपियों की ईडी हिरासत की जरूरत है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से पूछा
कि मामले में अपराध की आय क्या है। ईडी ने कहा कि इस बारे में हम चार्जशीट में बताएंगे। साथ ही ईडी ने कहा कि डायरी में 1200 गज की प्रॉपर्टी का जिक्र है। उस प्रॉपर्टी की कीमत 13 करोड़ बताकर हमें गुमराह करने की कोशिश की गई, जबकि उसी तारीख का एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें कीमत का आंकड़ा 36 करोड़ का किया गया है। उस डायरी में अमानतुल्लाह खान का भी नाम लिखा हुआ है। वहीं एक आरोपी जावेद इमाम के वकील ने कहा कि पहले 15 बार पूछताछ कर चुकी है, अब ईडी हिरासत में पूछताछ की क्या जरूरत। वहीं दूसरे आरोपी ने कहा कि एक डायरी के जरिए मुझको फंसाने की कोशिश हो रही है। उसकी डायरी में किसका नाम कैसे लिखा गया ये किसी को नहीं पता और 6 करोड़ के लेन देन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि एक आरोपी के वकील ने कहा कि 2016 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की जिसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और आरोपी अमानतुल्लाह खान को जमानत भी मिल चुकी है। सीबीआई केस में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इसके अलावा दाऊद नासिर के वकील ने कहा कि मुझसे सुबह 1 बजे तक पूछताछ की गई। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए गए। फिर वहां से आने के बाद पूछताछ की गई। वहीं मुझे इंग्लिश की जानकारी नहीं होने के बावजूद अंग्रेजी में लिखे गए पेपर पर दस्तखत कराया, जिसका मैंने विरोध किया था। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य के 48 सीनियर ग्रेड मंदिरों को अपने संबंधित यूट्यूब चैनलों पर अपने दान पेटियों के उद्घाटन की लाइव स्ट्रीमिंग करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग या HR&CE विभाग ने मंदिर निधि के प्रबंधन में अनियमितताओं की चिंताओं से जुड़े एक मामले में दायर जवाबी हलफनामे में ये बात कही। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ कर रही है। HR&CE विभाग ने अदालत को सूचित किया कि राज्य ने एक परिपत्र जारी कर 48 वरिष्ठ ग्रेड मंदिरों को अपने दान पेटियों को खोलने की लाइव स्ट्रीम करने और 1975 के हुंडियाल नियमों की स्थापना, सुरक्षा और लेखांकन के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत रंगराजन नरसिम्हन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दान पेटियों से नकदी और सोने के आभूषणों की चोरी की घटनाओं को उजागर करते हुए अदालत का रुख किया था। राज्य ने अदालत को बताया कि एक बार दान पेटियां खुलने के बाद अंदर पाए गए सभी नकदी आभूषण और अन्य सभी वस्तुओं का विस्तृत रिकॉर्ड मंदिर अधिकारियों द्वारा तुरंत तैयार किया जाता है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि अक्सर ऐसे बक्से आम जनता की उपस्थिति में खोले जाते हैं और दान के रिकॉर्ड वाले मंदिर रजिस्टर पर हर बार नई प्रविष्टियां होने पर आम जनता के 2 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। न्यायालय ने राज्य की दलीलें दर्ज की और मामले को 11 जनवरी 2024 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। इधर केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा, जब समाज को नशीली दवाओं से संबंधित अपराध से बचाया जाना चाहिए, ऐसे अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने का तरीका निष्पक्ष रहना चाहिए। न्यायमूर्ति N नागेश ने NDPS की धारा 22C या ड्रग्स की व्यावसायिक मात्रा रखने की सजा के तहत एक व्यक्ति की सजा और दोष सिद्धि को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, दरअसल नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों से समाज को बचाने की जरूरत है। यदि अपराध करने वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है तो सामाजिक हित और सुरक्षा को नुकसान होगा, क्योंकि उनके खिलाफ सबूतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसा कि वो मौजूद ही नहीं है। हालांकि न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है वो नियम से ऊपर रहना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया, उपचार बीमारी से भी बदतर नहीं हो सकता। अगर अदालत को तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा किए गए अराजकता के कृत्यों को नजरअंदाज करते देखा गया तो न्यायिक प्रक्रिया की वैधता खतरे में पड़ सकती है। उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और कथित तौर पर नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा रखने के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा देने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 2006 में की गई एक बॉडी सर्च के बाद अपीलकर्ता के पास विभिन्न नशीले पदार्थ पाए गए। हालांकि आरोपी अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि तलाशी अवैध रूप से की गई और NDPS अधिनियम की धारा 50 या ऐसी शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी का उल्लंघन है। न्यायालय ने ये राय दी कि ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए उच्च न्यायालय ने NDPS अधिनियम की धारा 22C के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी।
इधर यमन के नागरिक की हत्या की दोषी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को एक और झटका लगा है। दरअसल यमन के सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा की मौत की सजा के खिलाफ वाली याचिका खारिज कर दी है। निमिषा साल 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा को यमनी नागरिक तलाल एब्दो महादी की हत्या का दोषी पाया गया था। आरोप है कि निमिषा ने महादी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए महादी को बेहोशी के इंजेक्शन दिए थे, लेकिन इन इंजेक्शनों की वजह से महादी की मौत हो गई। वहीं निमिषा को बचाने की कोशिशें भी चल रही हैं और निमिषा की मां ने भारत सरकार से उन्हें यमन जाने देने की इजाजत मांगी है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि वो निमिषा प्रिया की मांग की अपील पर एक हफ्ते में फैसला करें। निमिषा प्रिया की मां ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यमन जाने देने की मांग की थी। दरअसल साल 2017 में यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से भारत सरकार ने अपने नागरिकों के यमन जाने पर रोक लगा दी थी। अब निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन जाकर महादी के परिजनों से उसकी बेटी को माफ करने की अपील करना चाहती हैं। साथ ही वो महादी की मौत के बदले में उसके परिजनों को ब्लड मनी देने पर भी बातचीत कर सकती हैं। निमिषा का बचाने का फिलहाल यही एक तरीका है। याचिकाकर्ता के वकील सुभाष चंद्रन KR ने कहा कि निमिषा को बचाने का एकमात्र उपाय पीड़ित के परिजनों से बातचीत कर सुलह की कोशिश है। हालांकि इसके लिए याचिकाकर्ता को यमन जाने की जरूरत है, लेकिन यमन की यात्रा पर लगे प्रतिबंध की वजह से निमिषा की मांग यमन नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार जल्द ही यमन की यात्रा पर लगे प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे सकती है। तो चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.